सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें कूट दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ है भौतिक राशि, दूसरी तरफ है इकाई। ठीक है, तो आप बताइए त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 का 4 देखिए, 1 का 4 मात्र ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बल का हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। कार्य का हो जाएगा जूल होगा। आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे आंसर भी डी दिया हुआ है, ये देख लीजिए। ये 2001 और 2005 एलडीए प्री और पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग प्रति सेकंड एकाक समांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा यूनिट सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्य जूल, बी है बल न्यूटन, सी द्रव्यमान किलोग्राम, 4 दाब डाइन। तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, क्योंकि दाब का होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सीजीएस मात्रक में बल का डाइन होता है, सीजीएस मात्रक में बल का डाइन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, और इसका सीजीएस पत्ती में डाइन होता है। 30 नंबर है, 30 नंबर निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर प्राप्त कीजिए। ठीक है, वाट, वाट का होता है शक्ति। ठीक है, नॉट का होता है, नॉट का शक्ति देखिए, जिसमें एक का किसमें है 4, एक का 4 किसमें है, एक का 4 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और नॉट, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। ठीक है, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, 3 हो जाएगा। और हो जाएगा नॉटिकल मील, नॉटिकल मील किसका हो जाएगा, नौ संचालन, नॉटिकल मील नौ संचालन का हो जाएगा। और कैलोरी, कैलोरी हो जाएगा आपका उष्मा का, उष्मा का होता है कैलोरी, उष्मा का कैलोरी। अब देखिए यहाँ पे सी आंसर भी दिया हुआ है, यूपी एलडीए प्री 2002 का पूछा। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जिसे वाट भी कहते हैं। ठीक है, इस रूप में परिभाषित किया जाता है। नॉट समुद्री मील जहाज की गति मापने के लिए इकाई है। जो नॉट है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं, मतलब नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं। कैलोरी उष्मा की मापने की मात्रा है। यहाँ पे देखिए, आप इसको मैच कीजिए। 31 नंबर, 31 नंबर सवाल है, जूल एम्पियर वाट वोल्ट कैलोरी। ये सेम क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, यूपीपीसीएस का सवाल है। चलिए थोड़ा डिस्कशन देख लीजिए। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर वाट, एम्पियर वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा सामर्थ्य विभवांतर और ऊष्मा का मात्रक है। एम्पियर जो है वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा के समर्थक विभवांतर और ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, एक हॉर्स पावर कितने बराबर के होते हैं, ये एमपीपीसीएस 1991 का सवाल है, और 746 वाट हो जाएगा। किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य करने की दर उसकी सामर्थ्य पावर कहलाती है। ठीक है, जिसे जूल प्रति सेकंड वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड होता है। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 33 नंबर सवाल है, 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नॉट जहाज की चाल की माप है, नॉटिकल मील नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी, और एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय की नहीं है, दूरी की मापने की इकाई है। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ डी भी दिया हुआ। नॉट जो है जहाज की चाल की माप होती है, और नॉटिकल मील नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष समय की दूरी नहीं है, अभी तो दूरी मापने की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई, जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। यही प्रश्न अन्य एवं गलत सुमेलित नहीं है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी, तरंगदैर्ध्य की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से आप लोग को क्वेश्चन का याददाश्त जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिएगा, माइंड क्लिक करेगा कि हाँ मैं इस प्रकार क्वेश्चन को बनाया हूँ। ठीक है, और उसका आंसर आप तुरंत दे दीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए सूची को कूट में प्रयोग करके सही आंसर को प्राप्त कीजिए। ठीक है, सूची 1, उच्च वेग, तरंगदैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, दाब का पास्कल होता है, तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका होता है मैक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। चलिए, द्रव यांत्रिकी फ्लूइड्स के संदर्भ में मैक संख्या, मैक संख्या के माध्यम में सापेक्ष वस्तु की चाल भी तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल
ए का अनुपात अतः मैक उच्च वेग प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। मैक जो होता है उच्च वेग प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। तरंगदैर्ध्य का मापन किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। और जबकि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। चलिए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है तो पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का सवाल है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। और मिली को गुना किया 10⁻−10⁻3 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जब 10⁻⁻100 माइक्रो होता है, ठीक है। और इसको माइक्रोन को गुना किया, मिली में चेंज करने के लिए 10⁻3 से गुना की करेगा। तो गुना करने के बाद 10⁻−3 हो जाएगा, वो नीचे आएगा और उसके बदला 3 को जीरो आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका सी दिया हुआ। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो यदि मीटर में रहता है तो 10⁻6 मीटर आता है, लेकिन सेंटीमीटर में तो 10⁻4 मीटर। यह मेंस का सवाल है, 2011 यूपी पीसीएस का सवाल है। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापता है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई मापता है, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई मापता है और सेल्सियस उष्मा की इकाई मापता है। तो उष्मा की इकाई मापने वाला ये गलत है, आपका आंसर डी नहीं, डी होगा, ठीक है। अश्व शक्ति शक्ति की मापता है। अब चलिए हम डिस्कशन में देखते हैं किसका इसका डिस्कशन किस प्रकार दिया हुआ है। देखिए, सेल्सियस ताप को मापने के लिए किया गया है। सेल्सियस किसके लिए? ताप को मापने के लिए किया जाता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है। उष्मा का मात्रक नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने हेतु समुद्री मील की शक्ति की मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी, वाट। ये जो वाट है वो शक्ति का। और एक बात याद रखिएगा, ये जो किलोज कैलोरी है, किलो कैलोरी और किलो जूल, हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का मात्रक है। तो वहाँ पे जो मतलब ये सब बीपीएस एमपीपीसीएस का सवाल मतलब 2016, 2018, 2020 या अगर आप छोटा एग्जाम लीजिएगा तो ये हर 8-9 साल पे रिपीट मारता है। तो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम आने की संभावना है यदि आप 2026 और 2027 के अन्य एग्जाम के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। आगामी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ठीक है। ये कोई लोकल बुक नहीं है, ये बीपीएससी घटना चक्र स्पेशलिस्ट बुक है, ठीक है। और अन्य एग्जाम को भी ये कवर करता है, इसलिए इसका एक एक ऑप्शन भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करता है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की स्थानांतरण। हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम तापमान वाले मध्य पदार्थ की उष्मा की मापन कैलोरी किलो प्रति जूल में किया जाता है, ठीक है। मतलब जो कहा जा रहा है कि उष्मा हमेशा उच्च पदार्थ से निम्न पदार्थ के मध्य प्रवाह होता है, ठीक है। उष्मा का मापन कैलोरी किलो और कैलोरी और जूल में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वाट का शक्ति प्रयुक्त किया जाता है जूल प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ बहुत पिछले हम लोग देखे थे। इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था, 1 वाट बराबर इतना है तो जूल प्रति सेकंड। एक एक इसका मतलब इतना महत्वपूर्ण है, मत पूछिए। 41 नंबर, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन है? उष्मा का इकाई निम्नलिखित में कौन? तो उष्मा का इकाई यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटीग्रेड। सॉरी, उष्मा का इकाई नहीं है, कैलोरी है, ठीक है, अर्ग है, जूल है। सेंटीग्रेड ताप का है भाई, बल्कि तापमान का इकाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जूल अर्ग उष्मा की इकाई है। उष्मा ऊर्जा का रूप है, जबकि ऊर्जा किसी पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, तब स्थानांतरित होने वाले ऊर्जा उष्मा कहलाती है। स्थानांतरित होने वाले ऊर्जा उष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर की दूरी क्या, देख लीजिए बीपीएससी। 1000 मीटर। दूरी की मापने का ऐसा मात्रक मीटर होता है। दूरी की मापने का ऐसा मात्रक मीटर होता है। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, बराबर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी बात याद रखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना बराबर होता है? 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। द्रव्यमान की मापने की इकाई लघु इकाई मिलीग्राम है। देख लीजिए, द्रव्यमान की मापने की सबसे छोटका इकाई क्या है? मिलीग्राम। ओकरा बाद माइक्रोग्राम, ओकरा बाद नैनोग्राम, ओकरा बाद पिकोग्राम, ओकरा बाद फेम्टोग्राम। पिकोग्राम में देखिए, पिकोग्राम में 10⁻12 है, माइक्रोग्राम में 10⁻6 है, फेम्टोग्राम में 10⁻15 है, मिलीग्राम में 10⁻3 है और नैनोग्राम में 10⁻9 है। 10 नैनोग्राम में 10⁻9 है, मिलीग्राम में कितना है? 10⁻3। और इसका रह गया बात कि आपको पीडीएफ पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखिए, पीडीएफ इस बुक का पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। नीचे टेलीग्राम लिंक डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। पीडीएफ की कोई चिंता नहीं लीजिएगा। एक बार वीडियो से रिवाइज कीजिए, एक बार पीडीएफ से रिवाइज कीजिएगा, बात खत्म।
चलिए, पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल की इकाई क्या है? दाब है। पास्कल की इकाई क्या है? दाब है। किसी तरल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या एक अदिश राशि है? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। एक पास्कल बराबर एक न्यूटन प्रति एक मीटर स्क्वायर होता है। दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई क्या है? दाब का स्क्वायर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किसी तरल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का होता है केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर भी सही है यहाँ पे। और इसका न्यूटन भी मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी पास्कल होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई दिया है, लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन को देख लेते हैं। किलोग्राम बल वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, बात वही है, थोड़ा बड़ा करके। दाब एक अप्रचलित इकाई है। इसका ऐसे प्रणाली अंग नहीं है। दाब का वर्तमान प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। दाब की वर्तमान इकाई प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात पास्कल है। ठीक है, तो यहाँ जो दाब का किलोग्राम इंटू बल बटा वर्ग सेंटीमीटर रहता, तब इसका आंसर होता। ठीक है, आप इसका आंसर आप इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी हो जाएगा। परिस्थितिक दबाव। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? ठीक है, परिस्थितिक दबाव। दाब कैसा है? परिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार करते हैं, BAR। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार है भाई। ये जो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इससे ऐसा ही मात्रक के रूप में सम्मिलित द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार में कितना पास्कल? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक बार में कितना पास्कल होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। निम्नलिखित में कौन सा दाब की इकाई है? निम्नलिखित में कौन सा दाब का इकाई है? बार, टोर, पास्कल, एटीएम। देखिए, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक है, दाब भी होता है, बार भी होता है और टोर भी होता है, यानी सब ABCD। ये राजस्थान PCS 2024 में पूछा हुआ है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल है। न्यूटन प्रति एकांक वर्ग मीटर अर्थात पास्कल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का अन्य इकाई बार है। दाब का अन्य इकाई क्या है? बार है, टोर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। एक पास्कल बराबर 10 के पावर 5। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है, तो और एक पास्कल बराबर 10 के पावर -5 बार हो जाएगा। आप बस याद रखिएगा, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। उत्तराखंड PCS का सवाल है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके है? 1 मतलब 1 बार के बराबर है। चलिए, 50 नंबर। चूंकि एक डायन बराबर होता है, एक डायन बराबर कितना होता है? 1.02 इंटू 10 के पावर -6 kg। 1.02 इंटू 10 के पावर -6 kg होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डायन में कितना होता है? एक डायन में 1.02 इंटू 10 के पावर -6 kg होता है, और एक बार में 10 के पावर 6 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक बार में कितना होता है? 10 के पावर 6 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए डायन के मान बार बार प्रतिस्थापित करने के लिए 1.02 kgf प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं? निम्नलिखित में किस राशि के मात्रक? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है। किसी वस्तु की बीमा आया परिवर्तन और उस पर वस्तु को मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। आयतन में परिवर्तन उस वस्तु के मूल इकाई अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, विकृति बीमाहीन अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। तेल के बैरल। देखिए, ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, लूसेंट में भी दिया हुआ है। तेल का एक बैरल निम्न में से कितना लगभग होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.59 लीटर। 1.59 लीटर, 1.59 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
पूर्व तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती है तथा इसे घन मीटर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। एक बैरल में 158.9 वाट 7 3 होता है, अर्थात 159 लीटर होता है। ठीक है, एक बैरल में कितना घन मीटर होता है? तो 0.1589 होता है। एक बैरल में 43 गैलन होता है। ठीक है, और एक बैरल में 34.9723 होता है। बस आप याद रखिएगा कि एक बैरल में इतना होता है, एक बैरल में 1.59 लीटर होता है, और एक बैरल में यूएस गैलन होता है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, एक बैरल में 43 यूएस गैलन होता है। ठीक है, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। माइक्रोन का मतलब आइए जानते हैं। 10⁻⁻100 को क्या कहते हैं? माइक्रोन। नैनोमीटर 10⁻�9। ठीक है, 10⁻�9 होता है। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है। फर्मीटर 10⁻15 होता है। इसी तरह प्रश्न विकल्प के अनुसार न्यूनतम इकाई फर्मोमीटर है। इसके डिस्कशन में दिया गया हुआ है। 53 नंबर सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 तथा सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, दाब क्यूसेक, दाब बाइट, भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर, प्रवाह की दर बार, कंप्यूटर। देखिए क्यूसेक जो होता है, क्यूसेक वह यहाँ पे क्यूसेक जो होता है वह प्रवाह, क्यूसेक जो होता है वह कंप्यूटर में होता है ना, नहीं, क्यूसेक जो होता है वह प्रवाह की दर होता है। क्यूसेक जो होता है वह प्रवाह की दर होता है। ठीक है, और उसके बाद बाइट जो होता है कंप्यूटर में बाइट होता है, रिएक्टर में होता है भूकंप की तीव्रता, और दाब का होता है बार, दाब का होता है बार। हम थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ये बात हुई, क्यूसेक, क्यूसेक यानी प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई क्यूबिक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिएक्टर भूकंप के तरंगों की तीव्रता मापने की गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। 1 किलो 100 किलो 10⁵ के बराबर होता है, मतलब 100 किलो, 100 किलो जो होता है 10⁵ के बराबर होता है। क्यूसेक से में क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की बहाव, वही क्वेश्चन है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। एनटीयू मापने की इकाई क्या है? एनटीयू मापने की इकाई क्या है? एनटीयू मापने की इकाई क्या है? तो एनटीयू जो मापने की इकाई है वो जल की अविलेयता यानी टर्बिडिटी। ठीक है, जल की अविलेयता, अविलता। यह राजस्थान पीसीएस 2023 का सवाल है। एनटीयू, आइए इसके बारे में जानते हैं। एनटीयू एक आस्य नेफ्लोमेट्रिक ट्यूबिडिटी यूनिट, नेफ्लोमेट्रिक ट्यूबिडिटी यूनिट, नेफ्लोमेट्रिक ट्यूबिडिटी यूनिट है। ठीक है, यह किसी तरल पदार्थ की अविलता या जल को निलंबित कणों को उपस्थिति मापने की, मतलब जल में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए एनटीयू का प्रयोग किया जाता है। निलंबित कण, जल में जो निलंबित कण छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसकी पता लगाने के लिए एनटीयू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से 2 सवाल पूछा जा सकेगा। एक तो एनटीयू की मापने की इकाई क्या है? तो जल की अविलता। ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि एनटीयू का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्लोमेट्रिक ट्यूबिडिटी यूनिट। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का वैल्यू का मान क्या हो जाएगा? सोलर स्थिरांक का मान हो जाएगा आपका 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। वन, यहाँ जो सोलर स्थिरांक है, यहाँ पे देखिए सोलर स्थिरांक 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। सोलर कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर सौर स्थिरांक, सोलर जो होता है सौर स्थिरांक की पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह की मापने की इकाई है। ठीक है, क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है। सौर स्थिरांक को सौर विकिरण की प्रवाह घनत्व के रूप में परिभाषित की जाती है। यह वास्तविक स्थिरांक नहीं है, वास्तविक स्थिरांक नहीं है। इस समय समय पर परिवर्तन के संभव है। नासा के अनुसार सोलर स्थिरांक की परास 1.318 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर से 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर नॉमिनल होती है, अतः निकटतम विकल्प भी होता है। ठीक है, 1.4 to 2 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की? तो इसका आंसर होगा डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन है। ठीक है, डॉप्सन की इकाई मानक ताप पर दाब माइक्रोन 10 मीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। डॉप्सन 2.69 इंटू 10⁻20 होता है। ठीक है, 2.6 इंटू 10⁻20 होता है। 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन परत होता है। ओजोन अनुप्रति वर्ग, ओजोन अनुप्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। ओजोन अनुप्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है।
यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओजोन परत की मोटाई होती है जो पूछा हुआ है इस केस में, और दूसरा सवाल एक ऑप्शन में कितना होता है, तो एक ऑप्शन में होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग किलोमीटर के समतुल्य। देखिए हम आंसर को छुपाने के चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब इतना बड़ा में आ जा रहा है कि आंसर आ जा रहा है, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। बहुत बड़ा करने पे बड़ा भी नहीं हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के लिए स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉट डॉट के रूप में मापा जाता है। सवाल है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉट डॉट के रूप में मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इकाई में मापा जाता है। वही सवाल, ओजोन परत की मोटाई। वायुमंडल के आधार पर शिखर की उपस्थिति वायु ओजोन परत की संघनता मापी जाती है। ओजोन परत की संघनता किससे मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में। वायुमंडल में ओजोन परत की संघनता मापने के लिए ऑप्शन की इकाई का उपयोग किया जाता है। यह इकाई ओजोन की परत उपस्थिति ओजोन की मात्रा को दर्शाती है। एक ऑप्शन इकाई का मतलब यदि ओजोन का उस सामान्य दबाव और तापमान को संकेंद्रित किया जाए तो वह 0.11 किलोमीटर मोटा होगा। डॉप्सन की इकाई क्या है, डॉप्सन की इकाई क्या है ओजोन परत की मोटाई मापने के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉप्सन डॉप्सन मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन मापने की इकाई क्या है, ठीक है, डॉप्सन जो होगा ओजोन सांद्रता। आइए अब हम लोग मापन और मात्रक पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है, मापन और मात्रक पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, सोनार सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है, सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग नौ संचालनों को द्वारा किया जाता है। चलिए, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका फुल फॉर्म बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था। सोनार का फुल फॉर्म बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का प्रयोग नौ संचालनों के द्वारा किया जाता है। सहायता में महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव्य तरंग महासागर में गहराई भेजा जाता है। उस वस्तु को टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की जानकारी मिल जाती है। महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की जानकारी निम्न में से किस यंत्र से किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सोनार। सोनार का हम प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग हम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग में। सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है हम लोग, पराश्रव्य तरंग में, ठीक है, पराश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिध्वनि ध्वनि की तीव्रता मापने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऑडियोमीटर। यहाँ ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनिनोमीटर, ऑडियोफोन, तो ऑडियोमीटर हो जाएगा आपका। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनिनोमीटर वायु का वेग मापता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि परिवर्तन होने के बावजूद समय के पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति के सुधार लाने का प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। एनिनोमीटर क्या है, एनिनोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एनिनोमीटर निम्नलिखित में क्या मापता है, तो एनिनोमीटर पवन वेग मापता है। वायु की गति निम्नलिखित में किससे मापी जाती है, वायु की गति किससे मापी जाती है, तो वायु की गति जो मापी जाती है एनिनोमीटर से मापी जाती है। एनिनोमीटर द्वारा वायु का वेग का माप किया जा सकता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, द्रव या जल के घनत्व मापते हैं, ओके। वायु की गति मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वायु की गति मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो वायु की गति मापने के लिए आप एनिनोमीटर द्वारा मापते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, एनिनोमीटर, वायु की चाल, अमीटर, विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप यानी ट्रैकोमीटर, दाबांतर, ट्रैकोमीटर यही आंसर हो जाएगा आपका। ट्रैकोमीटर, देखिए ट्रैकोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। ट्रैकोमीटर क्या है, एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं को त्वरित मापने के डिजाइनों में किया जाता है। अन्य विकल्प के सम्मिलित नहीं है। पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप मापा जाता है, मतलब इसके कहने का मतलब है ट्रैकोमीटर उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन की दिशा जैन मापा जाता है, दाब नहीं मापा जाता। विद्युत धारा मापने का उपकरण मापी जाती है, तो ये मीटर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी
सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? ईएमएफ, मानक इलेक्ट्रोड विभव। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं? ऑप्शन है वोल्टमीटर विभवांतर, एनोमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण संवेदनशील उपकरण है, सेंसिटिव डिवाइस है, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर जो है वह संवेदनशील उपकरण है, सेंसिटिव, जो विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें किससे पता चलती है? गैल्वेनोमीटर से। पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या मापते हैं? पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं उच्च ताप। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। वो पायरोमीटर से किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? और वायुमंडलीय दाब है, आर्द्रता है, उच्च ताप है, घनत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च ताप हो जाएगा। ठीक है, उच्च ताप हो जाएगा। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी रेडिएशन, पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके तापमान, उसके परम ताप के क्षेत्र के अनुपात समानुपाती होती है। ये जो आपको पास दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सूत्र है, ये समानुपाती होता है टी की पावर 4। ये इसकी सहायता से दूरी, यथार्थ सूर्य आदि ताप का मापन किया जा सकता है। इस नियम को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं। ठीक है, मतलब जो पायरोमीटर जो है वह 800 डिग्री सेल्सियस कम तापमान मापना ही नहीं, क्योंकि इसके तापमान पर वस्तुएं उष्मीय विकिरण उत्सर्जन नहीं कर पाता। तो पायरोमीटर समझ गए, ई समानुपाती टी के पावर 4। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पे जो प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से किस तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, पायरोमीटर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी, रेडिएशन थर्मोमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण तापमापी को ही, रेडिएशन थर्मोमीटर को ही हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। वह थर्मोमीटर जो जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक मापन करता है, वो क्या है? मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस तक मापता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जा सकता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तु तथा अन्य सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है, जिनका पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण द्वारा तापमान का प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापने में उपयुक्त है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापता है, 2000 भी रहेगा, तो यहाँ पे भी पायरोमीटर हो जाएगा। ये जो सवाल अभी आप देखे हैं 2000 सेल्सियस तक मापने के लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। यहाँ पे जो है प्रश्न जो है 1500 है, तो यहाँ पे जो होगा पायरोमीटर। ठीक है, रुकिए इसको इरेज करते हैं। चलिए, 1500 डिग्री सेल्सियस तक उच्च मापने के लिए पायरोमीटर पर। अब आइए, पेरिहिलियोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जा सकता है? पेरिहिलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जा सकता है? पेरिहिलियोमीटर का प्रयोग जो होता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जा सकता है। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण होते हैं, पायरोमीटर और पेरिहिलियोमीटर। सौर विकिरण को मापने के लिए दो उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जा सकता है? वायु दाब, गैस का दाब, द्रव का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर द्वारा मापा जा सकता है गैसों का दाब। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जा सकता है भाई? बताइए, मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गैसों का दाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जा सकता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। उपकरण दिया है, एक मापन की इकाई दिया है। एमीटर धारा को देता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुलना भार, बैरोमीटर दाब। देखिए
वो इनका बी दिया है। मीटर द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षित आर्द्रता के मापते हैं। स्प्रिंग तुला किसी वस्तु के भार के मापने की इकाई है, जबकि बैरोमीटर वायु दाब को मापने की इकाई। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑडियोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापते हैं, बात सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता के मापक युक्ति, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एमीटर विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गलत है, यही क्वेश्चन गलत है। किसी मीटर का उपयोग वाहन की तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? तो ओडोमीटर से। ये बीपीएससी 2024 का सवाल है। ओडोमीटर का उपयोग किसी वाहन को तय की गई दूरी को मापते हैं, जिससे क्रोनोमीटर का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय मापने के लिए किया जा सकता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति मापने के लिए किया जा सकता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जा सकता है। वायुमंडलीय दाब के मापने की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर है, बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, हाइग्रोमीटर है। तो बता, वायुमंडल के दाब को मापने की इकाई बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और इसमें पारे में अचानक नीचे गिरावट आती है तो तूफान या मौसम का संकेत आता है, और बैरोमीटर ऊपर जाती है तो उसका जो घाटा तो मौसम फ्रेश होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होते हैं? कौन सा द्रव प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ बी भी दिया हुआ है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब के दबाव की माप जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव, जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जा सकता है। साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रचलन है। ठीक है, दूध के अपेक्षित घनत्व मापने के लिए क्या है? दूध का अपेक्षित घनत्व यहाँ सीख लीजिए, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर, दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ब्यूरीमीटर दूध या दूध उत्पादों की वसा मापने में किया जा सकता है। ब्यूट्रियोमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर। दूध की घनत्व किसके द्वारा मापी जा सकती है? सेम क्वेश्चन एमपीपीसीएस में रिटर्न हुआ। एमपीएस का आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जा सकती है? वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जा सकती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जा सकती है। चलिए, सेम क्वेश्चन रिटर्न हुआ। आप डिस्कशन भी आप देखिए लीजिए। डिस्कशन, हाइग्रोमीटर का उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जा सकती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और हाइड्रोमीटर से जल और द्रव की और घनत्व, और पोटेंशियोमीटर से विभव की मापा जा सकता है। ठीक है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? और हाइग्रोमीटर, और जो हाइड्रोमीटर है वो जल की आर्द्रता मापा जा सकता है। हवा की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। ठीक है, एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है ये। और यूडियोमीटर प्रयोगशाला में उपकरण, यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला में उपकरण जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण को आयतन में होने वाला परिवर्तन को मापता है। कौन? यूडियोमीटर जो है प्रयोगशाला उपकरण जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर के क्या मापा जा सकता है? तो हाइग्रोमीटर से आपका मापा जा सकता है वातावरण की आर्द्रता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। देख लीजिए, बीपीएससी 2018 में रिटर्न मारा। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब की सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र है। और हाइड्रोमीटर द्रव या जल को तुलनात्मक मापने की इकाई। आर्द्रता का मानांकित करने का उपकरण क्या है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मानांकित करने का हाइग्रोमीटर है पैरोमीटर। उच्च ताप तथा हिप्टोसोमीटर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हिप्टोसोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमिस्ट उष्मातापी किसी तंत्र तापमान के नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट किसी तंत्र का तापमान बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। थर्मोस्टेट। रिंगे-लेमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व मापने में होता है। रिंगे-लेमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित घनत्व में मापने के लिए किया जा सकता है। रिंगल-मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किस घनत्व के मापने के लिए किया जा सकता है? तो ये धुआं। ठीक है, धुआं। रिंगल-मैन स्केल का प्रयोग मुख्यतः धुआं की घनत्व मापने के लिए किया जाता है। रिंगल-मैन स्केल का प्रयोग धुएं की घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर
मैक्सिलिमिन रिंगवेलन के द्वारा किया जा सकता है। बस आपको एग्जाम में रिंगवेलन यहाँ याद रहेगा, आराम से एग्जाम में टिक हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? थर्मोसिस्टर, संधारित्र, बायोपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड। देखिए संधारित्र जो होता है, संधारित्र वो थर्मोमीटर, और संधारित्र जो होता है वो थर्मोमीटर को नहीं मापता है ना, थर्मोसिस्टर इलेक्ट्रोथर्मोमीटर, थर्मोसिस्टर जो है इलेक्ट्रोथर्मोमीटर को मापता है, ठीक है। थर्मोसिस्टर क्या मापता है? इलेक्ट्रो थर्मोसिस्टर को मापता है। संधारित्र जो मतलब बैटरी में होता है ना, वो संधारित्र, ठीक है। बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर नहीं है, जंक्शन है। देखिए थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर के भांति कार्य करता है। इस उपकरण का तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोध बदलता है, अतः विकल्प ए सम्मिलित। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इंसेलोफेलोग्राम ईईजी, ईईजी का संबंध किससे है? ईईजी का संबंध किससे है? ईईजी का संबंध किससे है तो आप बता दीजिएगा, मस्तिष्क से। वही ईसीजी रहता है तो हृदय यानी दिल से हो जाता है। ऑप्शन देखिए बीपीएससी 2008 पूछा हुआ है। ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को समस्या को पता लगाने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सूची व अनुसूचित को चयन कीजिए और सही सटीक आंसर को प्राप्त कीजिए। स्टेथोस्कोप, एस्फिग्रोमीटर, कैरेटोमीटर और एस्फाइग्रोमीटर, सॉरी कैरेटोमीटर है लैक्सीमीटर। स्टेथोस्कोप क्या मापता है बताइए? स्टेथोस्कोप जो होता है वह हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और एस्फाइग्रोमीटर ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 मात्र ऑप्शन नंबर सी में है और इसका आंसर हो जाएगा। और कैरेटोमीटर का कैरेट हम लोग याद दीजिए सोने की सूता को पता लगाने के लिए, और लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लक्सीमीटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, यूपीपीसीएस का सवाल। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय के दिल की धड़कन सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से, और स्फाइग्रोमीटर से रक्तचाप मापते हैं, ठीक है। कैरेटोमीटर से सहायता से कैरेट सोने की शुद्धता मापते हैं, और लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। लक्सीमीटर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लक्सीमीटर प्रयोग मापा जा सकता है। रक्त दाब में किसका प्रयोग किया जा सकता है तो इसका आंसर होगा स्पाइग्रोमीटर, यूपीपीसीएस का सवाल। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या किया जा सकता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? वही सवाल है, लक्सीमीटर का प्रयोग होता है। रडार का प्रयोग कहाँ होता है? रडार का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है, प्रकाश तरंगों की द्वारा वस्तु की पता लगाने में, ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर वस्तु की पता लगाने में, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। रडार तो ध्वनि तरंग को परिवर्तित कर वस्तु को पता लगाने में। ऑप्शन ए रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति को पता लगाने में, ठीक है। रडार का प्रयोग रेडियो तरंग वस्तु की स्थिति का पता लगाने में किया जा सकता है। रडार हम पीछे देखें इसका फुल फॉर्म, जो सूक्ष्म तरंग का उपयोग जिससे रेडियो तरंग के माध्यम की दूरी और वस्तु की स्थिति, ऊंचाई, दिशा की गति हम लोग रडार से प्राप्त करते हैं। साथ ही निम्नलिखित में किस निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जा सकती है? रिएक्टर पैमाने पर मापी जा सकती है तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता ही ना मापिएगा। रिएक्टर अथवा रिएक्टर स्केल भूकंप की परिमाण को मापने की एक पैमाना है जो लॉगरिथमिक स्केल है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भाग के बराबर बाटा पैमाना है, 9 भाग के बराबर बाटा पैमाना है। जो हम लोग रिएक्टर होता है, जैसे हम लोग भूकंप मापते हैं, वो 9 भाग में उसको देखिएगा 9 भाग में कटा होगा। एक रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे संख्या और ठीक पीछे वाली संख्या 10 गुनी आयाम बताती है। मतलब रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या पीछे वाली संख्या के 10 गुनी आयाम एम्पलीट्यूड बताती है। उल्लेखनीय 1970 के दशक में भूकंप का परिमाण आकलन हेतु रिएक्टर स्केल का स्थान आया। रिएक्टर स्केल का खोज 1970 में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। फॉर मैग्नीट्यूड स्केल की प्रयुक्त, तथापि बंधुओं, प्रेस एवं मीडिया को जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के ही नाम अभिहित किया गया। नोट, विभिन्न परीक्षाओं संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन की संबंधी प्रश्नों का परिमाण तीव्रता शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ज्ञात है कि भूकंप की तीव्रता को मार्कोली स्केल पर निर्धारित है। भूकंप की तीव्रता किस पर है? मार्कोली स्केल पर आधारित है। और परिमाण को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल के मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर, तथापि परीक्षा प्रश्न में भूकंप की तीव्रता अंशतः सामान्यतः भूकंप की शक्ति से विकल्प में मार्कोली स्केल न होने के कारण रिएक्टर स्केल तथा ठीक आगे प्रश्नों में सिस्मोग्राफ ही इसका स्वीकार्य उत्तर होगा। देखिए मतलब हमने उसको इसलिए पढ़ा कि मतलब उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो हर क्वेश्चन पे फुलफिल नहीं करेगा। जो ऑप्शन के अनुसार हम लोग पीछे आंसर दिए हैं, ये जो सवाल है, हाँ, इनमें से कौन सा रिएक्टर पैमाने की मापी है तो भूकंप की तीव्रता। इसी प्रश्न के बारे में इतना डिटेल दिया हुआ है कि मार्कली स्केल पर निर्धारित किया जाता है कि परिमाण को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल को मैग्नीट्यूड स्केल पर ही मापा जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन क्या है? भूकंप की तीव्रता का मापन क्या है तो भूकंप की तीव्रता का मापन क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल।
रिएक्टर पैमाने में क्या मापा जा सकता है? भूकंप की लहरें या आयाम? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट, विद्युत, आरएच गुणांक, रक्त, रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता। रिएक्टर पैमाना हमारा भूकंप से संबंधित है ना। निम्नलिखित में कौन सा भूकंप यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का संचूषण डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। किस्मोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। ठीक है, किस्कोग्राफ को। ठीक है, किस्कोग्राफ जो है पौधों को वृद्धि को मापने का यंत्र। यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ये सब वर्ष फिजिक्स में केमिस्ट्री में डेट से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, किस्मोग्राफ पौधों को वृद्धि में मापने का यंत्र है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है ग्रीन कलर वाला कि किस्मोग्राफ पौधों को वृद्धि मापने का यंत्र है जिसका आविष्कार जगदीश चंद्र ने किया था। ठीक है, रेनगंज वंश मापी यंत्र है और गीगर काउंटर एक प्रकार का कर्ण अनुवेदक है। ठीक है, पार्टिकलेट। चलिए 120 नंबर, 42 नंबर निम्नलिखित में किस यंत्र का भूकंप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किस यंत्र का भूकंप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है? ऐसा हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राम नहीं, ग्राफ होगा। देख लिए ना, फंस गए हम भी। सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड दर्शाता है? तो यहाँ पे यहाँ भूचाल को हम लोग भूकंप कहते हैं। सुमेलित कीजिए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये आपको HW दे रहे हैं, इसका आंसर आप HW दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई को हम लोग फैदोमीटर में मापते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय ताप में मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई मापते हैं। जो ऑप्शन पूरा फिलफिल करेगा उसको आंसर मार दीजिएगा। बी नंबर दिया है। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को प्राप्त कीजिए। एनीनोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। जो ऑप्शन मिलेगा बैरोग्राफ आपका जो होगा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, बैरोग्राफ का है वायुमंडलीय दाब। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं? मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय की गति और सिस्मोस्टर पृष्ठ तनाव की वक्ता। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? मैनोमीटर में दाब को मापते हैं। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्ब्यूरेटर जो आंतरिक दहन इंजन, और कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठ तनाव की वक्ता नहीं। अभी हम लोग इसका पीछे हम लोग डिटेल सोल्यूशन देखें कि विकल्प के अनुसार डी प्रश्न सही है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप मापने से संबंधित है। कार्ब्यूरेटर मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन की हवा और ईंधन पेट्रोल की एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत करके दहन और सिलेंडर में भेजने का कार्य करता है। लीड के अनुसार हवा ईंधन के मिश्रण के नियंत्रित नामक हृदय के धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर दाब मापने का यंत्र। ठीक है, जो डी नहीं होगा, सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप के मापने से संबंधित है। चलिए अब हम लोग कल करेंगे 50 से नेक्स्ट तक। ठीक है, और आप PDF नहीं मिला होगा तो आप वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पूरा PDF डाल दिया गया है पूरा बुक का। ठीक है, चलिए हम लोग कल करेंगे क्लास इतना। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।